एक बार मेटल स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज एक अच्छी खरीदारी पूरी ही मेटल पॉकेट में देखी गई है। वेदांता हो, सेल हो या फिर हिंडाल्को ही क्यों ना हो। हिंडाल्को कुछ देर पहले नंबर्स भी आए थे। 294 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की, प्रोजेक्शन से कहीं बेटर। 200 करोड़ के आसपास के मुनाफे का अनुमान था, लेकिन अच्छा मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। और सुबह से ही सेंटीमेंट्स हिंडाल्को में पॉजिटिव थे भी। जो खबर आई भी थी मूडीज की ओर से कि नोवेलिस जो कि हिंडाल्को की सब्सिडरी है, उस पर उन्होंने अपना आउटलुक इंक्रीज किया है पॉजिटिवली और एक स्टेबल आउटलुक शेयर किया है। लेकिन राकेश, अगर हिंडाल्को के इस हफ्ते का ही हम बिहेवियर देखेंगे तो ये पूरे हफ्ते, अगर आप मंडे टू थर्सडे तक का बिहेवियर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हार्ड लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली की चपेट में था। आज जो रिबाउंड लिया है निचले स्तरों से, क्या ये यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है? दीपाली, डेफिनेटली एक्सटेंड हो सकता है। और ऊपर से कुछ मेरे को तो लगता नहीं करेक्शन आई है। ऊपर में 150 के अराउंड के हाईज थे, 152 के अराउंड के, और स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई थी। जस्ट प्रॉफिट बुकिंग थी। मौजूदा स्तरों पे बाय करना चाहिए और मुझे लगता है 165 166 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक मौजूदा स्तरों पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। राकेश जी, कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स पूछते हैं। मैं आपसे बैक टू बैक पूछूंगा क्योंकि इस हफ्ते काफी स्ट्रांगली अप्रिशिएट किया। पहले क्वालिटी फिलहाल कामकाज कर रहा है 115 के जोन्स पे, यानी कि 4.5% ऊपर। पहले तो ये बताएं क्या खरीदें अगले हफ्ते के लिए? देखिए, क्वालिटी का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। नीचे में 105 106 के अराउंड एक बेस बनाया, बट नई पोजीशन तभी लेनी चाहिए जब ये स्टॉक ऊपर में कन्विंसिंगली 118 के स्तर को तोड़ता है और उनके ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है। दूसरा स्टॉक है राकेश जी, नोसिल। ये भी निचले स्तरों से इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुई नोसिल में, आज भी 3% ऊपर है। अगले हफ्ते के लिए कैसा दिख रहा है? देखिए, नोसिल का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। किसी के पास पोजीशन है तो 61-62 के लक्ष्यों के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और एक और स्टॉक देखिए, सुंदरम फास्टनर्स। ये आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर रहा है। बेहतर स्ट्रक्चर सुंदरम फास्टनर्स में और इस हफ्ते काफी स्ट्रांगली अप्रिशिएट हुआ। आपके हिसाब से राकेश जी, क्या जिन्होंने पोजीशन ले ली हो, क्या यहाँ पर सुंदरम फास्टनर्स, सुंदरम फाइनेंस नहीं, सुंदरम फास्टनर्स, अगर किसी ने पोजीशन ले ली हो तो वो क्या करें? देखिए, पोजीशन ले ली है तो पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 220 के ऊपर बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को। आपको रोकना चाहेंगे, विक्रम किर्लोस्कर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विक्रम जी नमस्कार। सबसे पहला रिएक्शन आपका, कितना बड़ा रिलीफ है? दिल्ली में डीजल कार बेचने की फाइनली इजाजत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? हाँ, रिलीफ, वेरी रिलीफ। आई जस्ट गॉट द न्यूज। हमारे डीलर और हमारे कस्टमर भी बहुत रिलीफ हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 8 महीने दिल्ली में कोई इनोवा नहीं भेज सकते थे। अभी नई इनोवा आई है और हमारे कस्टमर को ये गाड़ी चाहिए है, तो मुझे बहुत रिलीफ हो गया है। राइट सर, ये जो 1% सेस की बात हुई है कि आप 1% सेस दें, ग्रीन सेस का नाम इसे दे दिया, ये स्ट्रैटेजी क्या ठीक समझ रहे हैं आप? और क्या इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी पोर्टफोलियो रिवाइवल करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट पे ही इस बार इम्पैक्ट पड़ा है सर। अभी देखेंगे क्या हो जाएगा। अभी लगाने तो पड़ेगा 1% सेस। क्या हो जाएगा अगले महीने में समझ जाएगा। जी विक्रम जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि नहीं, इनोवा भी मार्केट में आई और डेफिनेटली एक बड़ा रिलीफ वाली खबर है। और अगर हमने देखा भी था, कई सारी ऐसी कार कंपनियां थी जिन्होंने अपने न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में वो कर रहे थे उसको होल्ड कर दिया था, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि डीजल कार का यहाँ पर फ्यूचर होगा क्या, स्पेशली दिल्ली में। तो अब क्या वो इन्वेस्टमेंट रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, बीते 8 महीने में जो डिमांड हैम्पर हुई थी, या फिर जो डिमांड वीक हुई थी, वो वापस आप इंस्टेंट रिवाइव होता हुआ देख रहे हैं या फिर अभी थोड़ा सा समय लगेगा सेंटिमेंट सुधरने में? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा डिमांड आएगा, जरूर आएगा। सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा। और हमने अभी नया डीजल प्लांट खोला है। 2 महीने हुए हैं, हमारा ओपनिंग हो गया था इनोवा इंजन का। वो कंप्लीटली न्यू इन्वेस्टमेंट था। अभी देखेंगे आगे कैसा हो जाएगा। राइट सर, लेकिन यही मैं पूछना चाह रहा था कि अब गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक का जो माहौल बना पिछले 1-2 महीने का, अगर ये इशू उठा के देखें तो अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपने बता दिया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं डीजल इंजन्स को लेकर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बदलेगी टोयोटा गोइंग फॉरवर्ड, या फिर डीजल इंजन पे ही फोकस करेगी? नहीं, आई थिंक वी हैव टू लुक एट ग्लोबल एमिशन रूल्स to be applied in India, and from 2020 we'll have Euro 6 or Bharat Stage 6, which is very clean. So long as I think we stick with global emissions and stick with a constant policy which is not randomly changed, then I think you'll find investment coming into India without any problem.
जी विक्रम जी, एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है, उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द ही डीजल व्हीकल्स की डिमांड में सुधार दिखे। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और जानकार से हमारी बातचीत हो रही थी। अब इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन एनजीटी ने भी लगातार डीजल कार से होने वाले पोल्यूशन को लेकर बड़ा मुद्दा उन्होंने रेस किया है, तो अभी वहां से भी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो उस फ्रंट पर भी क्या उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उधर से भी कुछ राहत भरी इंडिकेशंस मिल सकती है? मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि ऐसा सोचना है कि ये पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ज्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल्स रास्ते से निकलने तो चाहिए। एनवायरमेंट हमारा भी पहला प्रायोरिटी है, वे डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस इज एनवायरमेंट। सो एनी स्कीम दैट एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कम्स आउट विद should be palatable to the public and acceptable to the public, that it is good for them. And maybe it should be a phased scheme where people will then accept it and remove the old polluting vehicles from the road. There's no question it is required. I appreciate the Supreme Court and the NGT's direction in it. My request is make it acceptable and palatable to the public, work with the government together and the various stakeholders so that these vehicles can be removed from the road over a period of time. जी विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण इशू पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अब कुणाल दामोदर जुड़े फर्स्ट स्टेप कैपिटल से। कुणाल जी, हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि डीजल गाड़ियों पे जो बैन था उसे हटा दिया गया, 1% अतिरिक्त सेस लगाने की बात की गई है। इस समय ऑटो में अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो कौन सा चुने और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून रजत, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ऑटो स्पेस इज लुकिंग गुड टू मी, बारिंग फ्यू काउंटर्स लाइक अशोक लेलैंड जहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस शायद गहरा सकती है, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल द सेक्टर इज़ लुकिंग गुड। एंड इस सेक्टर में से यदि कोई टॉप पिक यहाँ पे चुनना है तो मैं समझता हूँ कि वो रहेगा टाटा मोटर्स, जिसने एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, पर अभी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन जारी रह सकता है और हायर लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड स्टॉक वुड बी M&M, जहाँ पे भी क्लियरली मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले, बट सूनर द लेटर मैं समझता हूँ कि 1600 तक के लेवल्स ये काउंटर बहुत इजीली डिलीवर करके दिखा सकता है। तो M&M वुड बी अ सेकंड पिक जहाँ पे भी हम लॉन्ग कॉल लेंगे। जी चलिए, इसके अलावा एबी ग्रुप को भी देख लेते हैं। आज काफी हैमरिंग हुई एबी नूवो की, ग्रासिम की 3 दिन में काफी पिटाई हुई रिस्ट्रक्चरिंग की खबरों के बीच में, और देखिए ग्रासिम निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन एबी नूवो अभी भी 17% नीचे ट्रेड कर रहा है, एबी मनी 6.5% नीचे है। और जो मार्केट हो या फिर जो इन्वेस्टर्स हो उनको ये रिस्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आई, और सुबह से इनफैक्ट हम बातचीत कर भी रहे थे जब बाजार खुले भी नहीं थे कि कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला लिया है बोर्ड में, जो होल्डिंग कंपनी ग्रासिम को बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपनी यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर तैयार कर रहा है, जिसको डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो पसंद नहीं करेंगे। और साथ ही अगर एबी नूवो की बात करें, कंसर्न्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। पहली चीज तो ये कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका यही कहना है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म की लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग से जो वैल्यू अनलॉकिंग होती, जो फायदा एबी नूवो के इन्वेस्टर्स को मिलता, वो इस रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमारी कई जानकारों से बातचीत हुई, वो इस डील को सिरे से गलत मानते हैं, इस पूरी ही रिस्ट्रक्चरिंग को। सबसे पहले आपको बता दें कि वीके शर्मा से हमारी जब बातचीत हो रही थी सुबह, तब वो यही कह रहे थे कि आपने ये रिस्ट्रक्चरिंग जो कर दी है, इसमें आपने निवेशकों के हितों को तो ध्यान में रखा ही नहीं है। इनफैक्ट ये पूरी ही रिस्ट्रक्चरिंग कहीं ना कहीं जो बेनिफिट पहुंचा रही है वो प्रमोटर्स को पहुंचा रही है। अनिल सिंघवी से बातचीत हुई, उन्होंने तो यहां तक के क्वेश्चन रेज किए कि जो स्टॉक प्राइस में महज 2 महीने में एबी नूवो में जो 55% का उछाल आया, वो किस बिना पर आया। यानी ये खबर लीक की गई थी और इस पर उन्होंने सेबी के द्वारा भी एक्शन करने की बात उठाई। पहले इन दोनों ही एक्सपर्ट्स का व्यू सुन लेते हैं कि क्या कहना है उनका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजमेंट चाहेगा कि वो अपना ठीक ठाक रहे, और ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ये एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर हुई है। आइडिया को पैसे चाहिए आगे चलते हुए, तो उसके तहत ये हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टर को भी ये चाहिए। अब ये देखते हैं कि अगर सेम ग्रुप की कंपनी लें, अगर हम ग्रासिम को देखें और अल्ट्राटेक को देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रासिम इन्वेस्टर्स ने इसलिए उसमें निवेश किया है, अगर उन्होंने हाल ही में निवेश किया 1-2 साल के अंदर, वो इसलिए कि सीमेंट अच्छा करेगा और अल्ट्राटेक पे डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है, तो क्यों नहीं हम ये डिस्काउंट सह लें और अभी इसको ले लें, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह का जब ये एक्सरसाइज होती है तो वो बाकी जो अन्य बिजनेसेस हैं ग्रुप के, और क्योंकि होल्डिंग कंपनी है तो उसके तहत आप एक्सपोजर अपना बढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन को जिसको चेंज कर सकता है। लेकिन कुल मिला के ये इन्वेस्टर के लिए जो होना है वो हो चुका है।
पर अभी अल्टीमेटली ये बिल पास जिस तरह से सेटलमेंट करना चाहती है मैनेजमेंट, उस तरह से शायद पास ना हो। अल्टीमेटली जो आम आवाज़ है वो शायद सुनी जाए। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार काम हुआ है। बहुत ही मेरे ख्याल से तो इसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर बहुत काम आप देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न्स देखें एबी नुवो का, उस हिसाब से शेयर पहले रैंप अप हो गया, फिर कहीं से लीक हो गई खबर और फिर वो सारा काम हो गया, काफी लोग कल की न्यूज आने के पहले निकल गए। ये क्या काम हो रहा है? और ये लीक हुई कैसे? 3-4 दिनों से काफी चैनल्स हैं, पता नहीं आपके चैनल ने किया नहीं, काफी चैनल्स हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने आपको 9 अगस्त को बताया, 8 अगस्त को बताया। अरे आपके पास खबर आई कैसे? ये बताया कैसे? और बेचारा जो कॉमन शेयर होल्डर है वो तो ट्रस्ट करता है मैनेजमेंट कि कोई चीज आप लेके आओगे पहले लीक नहीं होगी, मैं आपकी न्यूज की वेट कर रहा हूँ, न कि रूमर्स की वेट करके काम करूँ। तो काफी इसमें एबी नुवो का जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि जो लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से नुवो के शेयर खरीदे थे, आज जब ये स्ट्रक्चर के सामने आया तो दे फील वेरी चीटेड एंड राइटली सो। मेरे हिसाब से तो ये मुझे लगता है, मेरी जो एक मान्यता है कि ये स्कीम या तो मैनेजमेंट अगर बहुत समझदार है और उनको शेयर होल्डर्स का कुछ भी एक इमोशन है या एक वैल्यू है, तो ये वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके इसकी इनको पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। फिर एबी नुवो का क्या काम करना है, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे लिस्ट करनी चाहिए, उसको एक बार वापस उसको रिविजिट करना चाहिए, पर ये पूरी स्कीम को रद्द करना चाहिए। ओके। और अगर नहीं रद्द करेंगे तो शेयर होल्डर रद्द करेंगे, तो है कि आप ही रद्द कर लें तो ज्यादा अच्छा है, गुडविल बनी रहेगी, और वो करेंगे तो फिर इट विल बी अ वेरी टग ऑफ वॉर होगा बिना मतलब। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब आइडिया तो मेरा तो एक ही कहना है, और शायद आप वो मेरे ख्याल से टैगलाइन भी ले लेंगे कि दिस इज ये तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया सर जी। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए अनिल सिंघवी साहब ने और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सेबी जांच होनी चाहिए इस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की। मेरे साथ राजेश अग्रवाल साहब जुड़े हैं एयूएम कैपिटल्स। राजेश जी नमस्कार। अभी एबी ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात हो रही है, आपके पास बहुत इन्वेस्टर्स के फोन कॉल्स आए होंगे सर। एक इन्वेस्टर, एक आम इन्वेस्टर करेगा जब एकदम से शेयर प्राइस 18% नीचे और लगातार पिछले कुछ दिनों से ग्रासिम के शेयर पे दबाव बना हुआ है, आप क्या राय रखते हैं अभी एबी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स पे? देखिए रजत, ऐसा है कि एबी नुवो पे हमने बाई कॉल दी हुई थी और पिछले 4-5 हफ्ते से लगातार आपके चैनल पे भी पोजिशनल कॉल के हिसाब से दे रहे थे। हालांकि ये तो है कि उसके बाद अच्छे खासा बढ़ा, लेकिन जिस तरीके से कल जो भी हुआ है डीमर्जर का अनाउंसमेंट और जिस रेशियो में हुआ है वो बिल्कुल एक झटके की तरह आया है निवेशकों को, और किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वो ग्रासिम में इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। सब ये उम्मीद कर रहे थे कि फाइनेंशियल सर्विसेज अलग से निकाल के उसको डिलिस्ट की जाएगी और वहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बट अब जो भी हुआ है, मैनेजमेंट ने जो भी सोच कर किया है वो जाने, बट एक नीजक रिएक्शन तो आया है। बट इस वक्त जो भाव चल रहे हैं अगर उस पर नज़र डालें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि एबी नुवो में बिल्कुल ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत तेज़ी से 18-19% नीचे है। और रेशियो अगर आप देखें ग्रासिम के साथ तो इस वक्त एबी नुवो के जो भाव हैं फेवरेबल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जो भी अनाउंसमेंट करी है वो सही बात है, जैसे अनिल सिंघवी साहब ने कहा कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी अभी ज़रूरी होगी और वो कब होगी कैसे होगी देखना पड़ेगा। बट एज इट इज़ लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी बाइंग करनी चाहिए एबी नुवो में जी। लेकिन अभी भी 17% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर कमेंट्स ले लेते हैं। एक बात देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स को, आज भी अच्छी बढ़त ये स्टॉक दिखा रहा है और आज इस पूरे हफ्ते जो ट्रेंड रहा है शेयर का मोरलेस पॉजिटिव रहा है। अच्छे नतीजे भी आए थे जिससे एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में हमने आते हुए देखी। अगेन इंडिया हाई पर ट्रेड कर रहा है 2% के गेंस लेकर। कृणाल, अदानी पोर्ट्स अगर किसी ने खरीदा हुआ है तो क्या अभी होल्ड रखना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? दीपाली, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा था, उसके बाद एक ब्रीदर भी, माइनर ब्रीदर भी यहाँ हमने देखी और अब वापस एक बढ़त यहाँ पे काउंटर दिखा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बार 260-261 के ऊपर काउंटर निकलता है तो उसके बाद और भी तेज़ी यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है और वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ये हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ऊपर में 278 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, जहाँ तक ये काउंटर बहुत इजीली जा सकता है। तो क्लियरली आई थिंक इवन एट करंट लेवल्स यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह होगी। राकेश, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और L&T हाउसिंग फाइनेंस, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? रजत, काफ़ी मुश्किल है कहना, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बट मुझे अगर एक स्टॉक लेना हो तो मैं L&T फाइनेंस होल्डिंग को बाय करना चाहूँगा इन स्तरों पर। राजेश, सरकारी बैंकों में क्या खरीदारी कर रहे हैं? जिस तरह का रिएक्शन स्टॉक्स में देखा जा रहा है पोस्ट अर्निंग,
कल बैंक ऑफ बड़ौदा की जरूर हैमरिंग हुई, लेकिन वापस रिकवरी दिखी आज। SBI बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे खराब हैं हालांकि, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो एसेट क्वालिटी है, जितनी कमजोर रह सकती थी पिक्चर, उससे बेटर नंबर्स पोस्ट होते हुए दिखे, यानी मोर और लेस स्टेबल एसेट क्वालिटी नंबर्स बैंक ने पोस्ट किए हैं। और ऐसा माना जा रहा है, जितनी भी मैनेजमेंट से हमारी इस अर्निंग सीजन में बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि अगले 2 क्वार्टर शायद और थोड़े से पेनफुल रहे, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर होगी वो काफी बेहतर होगी। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि हायर लेवल से स्टॉक्स बहुत नीचे आ चुके हैं, क्या खरीदने चाहिए सरकारी बैंकिंग शेयर्स? अगर हाँ, तो आप किनके साथ जाने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल दीपारी, हमने पहले भी मेंटेन किया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं ये एनपीए के जो भी कंसर्न्स थे उनको लेकर के कुछ ज़्यादा ही गिर चुके हैं, और मैं समझता हूँ वैल्यूएशन के लिहाज से अब अट्रैक्टिव हो गए हैं बनिस्बत कि कोई भी निवेशक कम से कम 9 से 12 महीने इसमें टिके रहना चाहता हूँ। इस बीच में हो सकता है आने वाले 2 क्वार्टर्स में एनपीए कोई बढ़ के आए, कोई नंबर्स खराब आए तो एक स्पाइक डाउनवर्ड भी दिखा जा सकता है, बट अगर आप साल भर तक बने रह सकते हैं मौजूदा स्तर से एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए की जो कावियाद है वो सुधरती हुई नजर आएगी। आज जो बढ़त देख रहे हैं वो एसबीआई के बेहतर नंबर की वजह से आए हैं, बेहतर एसेट क्वालिटी की वजह से आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसके बाद कोई करेक्शन आता है या यहाँ से स्टेबल होता है तो मैं बिल्कुल एसबीआई और कैनरा बैंक ये 2 ऐसे होंगे जिसके साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। कुणाल, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है सर अगले हफ्ते के लिए जहाँ पर आप समझते हैं तेजी बन सकती है? रजत, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान कॉपर एक काउंटर है जहाँ पे डाउन लगाया जा सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। एक काफ़ी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी काउंटर ने दिखाया था, और अब मैं समझता हूँ कि पूरा मेटल स्पेस कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर हमारा ध्यान है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 58 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 72 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ज़रूर रखना पड़ेगा। और दूसरा मैं समझता हूं कि उसके अलावा टाटा स्टील और हिंडाल को भी मेटल स्पेस से काउंटर्स है जहां पे मैं समझता हूं कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी, इस बीच फार्मा स्पेस में एक वॉकहार्ट को आप देखिए, वॉकहार्ट दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है और काफी पेन स्टॉक में भी देखा जा रहा है। एक डाइवर्जन है फार्मा स्पेस में, 6% नीचे वॉकहार्ट डे लो पर। वहीं अगर आप देखें जुबिलेंट लाइफ को, तो डे हाई पर ये है, 7.5% के बढ़त दिखा रहा है। एक बार सन फार्मा को भी देख लेते हैं। इनफैक्ट बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स पर। इस बीच श्री सीमेंट के अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर एच एम बांगुर हमारे साथ मौजूद हैं। एमडी हैं श्री सीमेंट के। नतीजे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है। 508 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वहां भी 44% के आसपास का जंप आता हुआ दिखा है। मिस्टर बांगुर, गुड आफ्टरनून, कंग्रेचुलेशन, अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि इस क्वार्टर में जो रियलाइजेशंस रहे हैं, जो वॉल्यूम ग्रोथ रहे हैं, वो कैसे रहे हैं और कितना क्या सेंस आप दे पाएंगे आने वाले क्वार्टर्स को लेकर, जब डिमांड भी आनी और स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरू हो जाएगी? इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रहे हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक्सेप्शनली गुड है। एक तो ये बात थी कि हमारे लास्ट ईयर ईस्टर्न इंडिया का फैक्ट्री तुरंत चालू ही हुआ था तो उसका बेस बहुत लो था। तो दिस ईयर द ईस्टर्न इंडिया फैक्ट्रीज हमारी जो छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, वो स्टेबलाइज हो रही है, तो उनका भी यूटिलाइजेशन लेवल बहुत अच्छा हेल्दी हो गया। तो आवर वॉल्यूम ग्रोथ इज वेरी गुड। दूसरा, इस तरह की मार्जिन लॉन्ग टर्म में नहीं एक्सपेक्टेड है। हमारे डिमांड अच्छी रही, सीमेंट के दाम अच्छे रहे और एनर्जी के दाम, जो कोयला और खरीदते हैं, उसके दाम काफी कम थे, तो ये प्रॉफिट पॉसिबल हुई। गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ डिप ही रहेगा। 12 महीना का प्रॉफिट इसके प्रोपोर्शनेट में नहीं आ सकता है। लेकिन जी मिस्टर बांगुर, माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर आई है ऑटो स्पेस से जुड़ी हुई और उसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर आरसी भार्गव हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। मिस्टर भार्गव, कल ही आपकी ओर से स्टेटमेंट्स आए थे इस तरीके के कि डीजल कार्स पर जो बैन लगा है वो सेंटिमेंट्स बिगाड़ रहा है। आपके पहले कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उस पर। सही है। तो ये जो आज बैन 2000 सीसी की गाड़ी के ऊपर हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक बहुत वेलकम स्टेप लिया है और इंडस्ट्री इसका काफी समय से इंतजार कर रही थी।
मगर मुझको ये भी अभी खबर मिली है कि शायद आगे चल के वो बाकी गाड़ियों पर विचार करेंगे कि सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर ऐसी बात है तो उनकी भी एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी चाहिए। भार्गव साहब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर अब किस दिशा में है। देखिए असर तो पड़ गया, डिमांड रिवाइवल करने में समय लगेगा डीजल गाड़ियों का, और आपने पहले भी कहा है कि जो शिफ्टिंग है वो अब पेट्रोल गाड़ियों की तरफ ज़्यादा होती चली जा रही है। मारुति की खुद की स्ट्रैटेजी अब क्या है, क्या डीजल गाड़ियों पे फोकस ज़्यादा कर रही है या फिर पेट्रोल सेगमेंट? नहीं, देखिए मारुति का तो इस बैन से और सेंटिमेंट से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा डीजल का जो मार्केट शेयर है हमारी गाड़ियों का वो 30% हम डीजल बेचते हैं, 70% पेट्रोल बेचते हैं, और इन पिछले महीनों में वही रेशियो रहा है और उसमें कोई फर्क नहीं आया था। तो हमारा तो इसमें कोई खास फर्क किसी लिहाज से है नहीं। अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें सर, तो ये जो पूरा इशू बना, पूरा विवाद बना, इससे कितना इम्पैक्ट सेल्स पे पड़ा है डीजल गाड़ियों का? तो इतना ही कह सकते हैं कि पहले जो डीजल गाड़ियां बिकती थी और एक जमाने में तो करीब 58% हो गई थी, वो गिर के अब 40s में आ गया था। मगर उसमें इसके वजह से हुआ जो डीजल पेट्रोल के दामों में फर्क आया और दोनों का गैप बहुत काफी कम हो गया पहले से। उसका कितना असर है, इस चीज का कितना असर है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी 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 मिस्टर भार्गव, राहत भली खबर भले ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद वापस सेल्स जो हैं वो पिकअप करेंगे डीजल में, या फिर आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन शायद अभी भी एक इन्वेस्टर, एक कार बायर के मन में रहेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की राहत भली मिल गई, शायद कहीं फिर से दोबारा इस तरह का बैन न लग जाए, एनजीटी यहाँ पर एक मूड डैम्पनर हो सकता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो स्थिति कितनी बेहतर आपको लग रही है, या फिर कितनी अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है? देखिए कुछ तो सेंटिमेंट में सुधार आएगा ही आएगा फैसले के बाद, क्योंकि जब एक जगह हटा दिया है बैन तो ये नामुमकिन है ऐसा कि वो बैन दोबारा ले आएंगे। अब तो जो मेरी समझ में आया है सिर्फ ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे चल के हो सकता है वो विचार करेंगे कि 1% सेस जो है वो और गाड़ियों पर भी लगाएं या नहीं लगाएं, छोटी गाड़ियों पर। तो उससे जरूर थोड़ा लोगों के मन में रहेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। बेटर तो इंडस्ट्री के लिए ही होता कि बिल्कुल एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म डिसीजन हो जाता कि बस आज के बाद ये मामला खत्म है, इस पर दोबारा नहीं सुनवाई होनी है। जी 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 राइट। भार्गव सर, तो फिर स्ट्रैटेजी अगर आप बता सकें ओवरऑल सेक्टर, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो क्या माने कि 1% सेस ठीक है, ये 1% सेस देते रहें और डीजल गाड़ियां बेचते रहें? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा यहाँ पर कॉस्ट पे, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इस पे काम करना गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली फॉर डीजल कार्स? हमारी तो इंडस्ट्री के तरफ से ज्यादातर कंपनीज की स्टैंड यही थी कि सुप्रीम कोर्ट को सेस नहीं लगाना चाहिए, और हम अपने तरफ से कोई सेस प्रपोज करने के लिए तैयार नहीं थे। बट कुछ कंपनीज थी जिनकी बिक्री बिल्कुल रुक गई थी 6-7 महीनों से, और वो काफी इस चीज से एडवर्सली अफेक्टेड थे, तो उनने जाके अपनी एप्लीकेशन दी और उनने मंजूर किया कि वो 1% सेस देने को तैयार है। तो मेजॉरिटी इंडस्ट्री जो है वो तो इस सेस के फेवर में नहीं है। जी 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 चलिए, शुक्रिया मिस्टर भार्गव, बातचीत की आपने जी बिजनेस और अपने व्यूज आपने यहाँ पर शेयर किए। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर इस पूरे ही मूव को एक वेलकम मूव के तौर पर देख रहा है। रिलीफ डेफिनेटली है। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले विक्रम किर्लोस्कर से बातचीत की थी, टोयोटा तो इनफैक्ट अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा था इन इंडिया, उसको भी उसने होल्ड कर दिया था, क्योंकि जो फ्यूचर था डीजल व्हीकल्स का इन दिल्ली स्पेशली, उसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ था। और एक डर ये भी लग रहा था दिल्ली के बाद जिस तरह से केरला का नाम सामने आया था, ये जो पूरा प्रोसेस है वो दूसरे एरियाज में भी एक्सटेंड होगा, तो की सेंटिमेंट्स खराब कर सकता है। राजेश, अब यही बात करने की, अब स्ट्रैटेजी क्या रखें अगले हफ्ते के लिए? अगर अब कुछ पर्सपेक्टिव रखना हो मेरे को इस महीने का, या फिर नेक्स्ट थीम क्या हो सकती है? कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली आपको इन लेवल्स पे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं? ऐसे 2 शेयर्स बताएं।
रजत, ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स हैं, बट चूंकि आपने दो कहा है तो मैं बताता हूँ। एक तो CESC है जो हमें अच्छा लग रहा है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक का। अगर आप देखें तो 2425 मेगावाट की ऑलरेडी मेगावाट की कैपेसिटी है, 600 मेगावाट की अलग अलग क्षमताएं जो हैं ऑपरेशनल होने वाली हैं। रिटेल का कारोबार ऑलमोस्ट लॉसेस वहाँ कम हो गए हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार अच्छा चल रहा है, IT अच्छा चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हुआ है। अगर वैल्यूएशन में देखें तो 12-13 की PE पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट वीक शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें दांव लगाया जा सकता है, बट हमारी कॉल इसमें 6 से 9 महीने के लिए है। दूसरा स्टॉक हमारा फोर्स मोटर का है, जहां अगर आप देखें तो नंबर्स बेहद शानदार आए थे। डेट फ्री कंपनी है, अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है, कैश है बैलेंस शीट में बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो ये दो स्टॉक है जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे एज पोजिशनल कॉल फॉर डिलीवरी। जी कृणाल, इनफैक्ट कृणाल से भी उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझेंगे, लेकिन BTST ट्रेड्स भी जान लेते हैं। संदीप मौजूद है हमारे साथ। संदीप, कौन से ट्रेड्स है जो कैरी किए जा सकते हैं ट्यूसडे के लिए? शुक्रिया दीपाली। लंबा वीकेंड है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉल्स आए हैं वो BTST ट्रेड्स, यानी कि अभी खरीदें और मंगलवार तक अच्छा मुनाफा हो सकता है उनमें, ऐसे ट्रेड्स हो जाएंगे। पहला कॉल आया है मानस जायसवाल की ओर से। उनका मानना है कि एक्सिस बैंक, इसमें आप BTST कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। 610 तक के जो जोन से अगले काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 582 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक STBT ट्रेड भी उन्होंने सुझाया है, वो कार्ड जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमज़ोर हुआ है। उनका मानना है कि कमजोरी परसिस्ट कर सकती है। 780 ऑन द लोअर साइड इस काउंटर में जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 831 का स्टॉप लॉस लगा के STBT ट्रेड आप इसमें इनिशिएट करके चल सकते हैं। अगले कॉल्स आए हैं AK प्रभाकर की ओर से। पहला कॉल है GSFC में, उनको लगता है कि तेजी बरकरार रह सकती है। 74 ऑन द हायर साइड टारगेट वो सुझा रहे हैं। 68 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरा कॉल है GPPL यानी कि गुजरात पीपावाव पोर्ट, इसमें आप खरीदारी करें। 185 के टारगेट्स ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। 174 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आखिरी जो कॉल आए हैं आज के लिए वो है राजेश सतपुते की ओर से। टाटा एलेक्सी पहला कॉल है उनकी ओर से। उनका मानना है 1735 ये आपका टारगेट होना चाहिए अगले हफ्ते के लिए इस काउंटर पे। 1625 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप तेजी करके चल सकते हैं। आखिरी कॉल आज के लिए है राजेश सतपुते की ओर से। टाटा केमिकल्स का उनका मानना है 505 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। शुक्रिया बताने के लिए। कौन से स्टॉक्स हैं जो अगले हफ्ते मंगलवार को यहाँ पर आपके रडार पर रहने चाहिए? लेकिन एक और पे कहिए लोकेश उपल की, उनका मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे आप नजर रखें। 237 का स्टॉप लॉस लगा लें और 257 बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है तो अगले हफ्ते भी परफॉर्म करेगा। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स 88 का टारगेट है, 81 का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। ये ट्रेडर्स कॉल है और एक और ट्रेडर्स कॉल है लोकेश की ओर से। HUL पर 947 के टारगेट्स लेकर आप खरीद सकते हैं। 921 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप भी अपने पसंदीदा शेयरों पर राय चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने शेयर का नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7840024100। कुणाल, दो ट्रेड्स आपकी ओर से जो आप कैरी करेंगे फॉर ट्यूसडे? वेल दीपाली, आई थिंक 2-3 स्टॉक आइडियाज़ है जो एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट में लिए जा सकते हैं। एक है हिंदुस्तान कॉपर, जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक डबल बॉटम शानदार पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई है, साथ ही साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ काउंटर ने एक बढ़त दिखाई थी। तो यहाँ पे आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए एक लॉन्ग कॉल लेंगे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 72। दूसरा स्टॉक होगा टोरेंट फार्मा। कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस में काफ़ी स्टॉक्स हमने देखे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर ये एक काउंटर है जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तेज़ी ये स्टॉक डिलीवर करके दे सकता है। तो 1540 के लक्ष्य के साथ टोरेंट फार्मा एक दूसरा काउंटर होगा जिसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। और एक स्टॉक है आइडिया, जहां पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है इवन एट करंट लेवल्स। मैं समझता हूं कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल होगा यदि आप 97 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हो और 84 के आसपास तक के टारगेट्स यहाँ पे रख के चलते हो। तो राकेश, लॉन्ग वीकेंड है, होटल स्टॉक्स, ताज जीवीके, वाइसरॉय होटल जैसे स्टॉक्स, ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होता है तो इन स्टॉक्स पे एप्रिसिएशन आ जाती है शुक्रवार के साथ। मल्टीप्लेक्स शेयर पर भी आती है रजत। हो भी रही है ताज जीवीके। हाँ, मल्टीप्लेक्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ताज जीवीके जैसे स्टॉक्स पे आपका व्यूज है? देखिए, ऑलरेडी एक बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है। ट्रेडिंग के नज़रिए से इन स्टॉक्स के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। ऑलरेडी नीचे में एक ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर के टारगेट्स भी इनके अंदर अचीव हो चुके हैं, बिल्कुल अवॉइड करूँगा। ट्रेडिंग के नज़रिए से आप कौन से पिक करेंगे फिर राकेश? देखिए, ट्रेडिंग के नज़रिए से आपको स्टॉक्स जो है, मेरा ऐसा मानना है बजाज फाइनेंस पे नज़र रखनी चाहिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे नज़र रखनी चाहिए, PFC, REC, अपोलो हॉस्पिटल, भारत फोर्ज, जैसे राजेश जी ने बोला CSE, इन पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है अगले हफ्ते इनके अंदर एक इजाफा देखने को मिल सकता है। जी, एक बार जरा मल्टीप्लेक्स शेयरों का भी हाल देख लेते हैं। फ्राइडे फैक्टर आमतौर पे इन शेयरों पर हावी होता है।
आज हालांकि मार्केट्स में सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो ये शेयर बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन 2% ऊपर पीवीआर ट्रेड कर रहा है 1208 के लेवल पर। आयनॉक्स के थोड़े से मोमेंटम जो है वो वीक है, 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, एरोस भी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन पीवीआर पर ही बात कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर ये रहा भी है बीते 6 मंथ्स में, और ऐसा माना जा रहा है कि जो आगे भी जो बिग मूवी लॉन्चेस हैं या जो पाइपलाइन में है वो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें सुधार लाएंगे पीवीआर के। और आज 2 बड़ी रिलीजेस हुई भी हैं, रुस्तम और मोहनजोदारो। बातचीत करेंगे रुस्तम और मोहनजोदारो पर भी, लेकिन पीवीआर पर पहले कमेंट ले लेते हैं राजेश का। राजेश, आप कमेंट्स क्या है? अच्छा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है 6 महीने में ये स्टॉक, अब क्या करें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, कुछ एक्विजिशंस किए, इनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है और मैं समझता हूँ कि अगर मार्केट लीडर के साथ जाना हो तो पीवीआर के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, इस हफ्ते की 2 मूवीज़ रुस्तम मोहनजोदारो और आगे भी जो लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों भी कबाली ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है, पीवीआर उसमें पसंदीदा शेयर रहेगा। इनफैक्ट कृणाल 2 स्टॉक्स देख के बताएं, एक तो नवकार कॉप आज की जो क्लोजिंग हो रही है काफी शानदार रिटर्न मिला है, और साथ ही साथ जेबीएफ इंडस्ट्रीज, दोनों में से बेहतर ट्रेड अगले हफ्ते के लिए। वेल आई थिंक बिटवीन द 2 अगर चूज़ करना है तो मैं समझता हूँ कि JBF के साथ जाना चाहिए। एक मिड कैप आउट परफॉर्मर रहा है ये काउंटर, और अभी भी जिस तरीके की ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, मैं समझता हूँ कि दिस स्टॉक इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड रैली। हालांकि नवकार कॉप आज ज़रूर एक अच्छी रैली देखने को मिली है आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन, बट मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि एक रेंज बाउंड कारोबार पहले देखने को मिले और उसके बाद एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो, तो मैं समझता हूँ कि बिटवीन द 2 JBF के साथ लॉन्ग जरूर कर सकते हैं। जी चलिए, मार्केट्स बंद होने की तैयारी कर रहे हैं और दिन के उच्चतम स्तरों पर मार्केट्स क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी 78 पॉइंट्स का इजाफा लेकर निफ्टी 8670 के लेवल्स पर है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं आज के सेशन में, वो पूरा क्रेडिट जाता है पूरे ही फाइनेंशियल स्पेस को, स्पेशली बैंक्स को। आप देखिए सरकारी बैंक्स एक बार फिर से, SBI 7% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.25% की बढ़त। छोटे सरकारी बैंकों में आज के सेशन में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा गया है। निफ्टी 50 के वो और शेयर्स जिन्होंने आज स्ट्रेंथ को सपोर्ट किया है, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हैं। येस बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों में 3% से ज्यादा की मजबूती। मेटल स्पेस से हिंडाल्को एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा, 3.25% ऊपर अभी भी ट्रेड करते हुए। साथ ही ऑटो पॉकेट से टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, इन दोनों शेयरों ने भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, 2.5% ऊपर अभी भी टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा मूव रहा आज के सेशन में, और यहाँ भी 2% से ज्यादा की बढ़त, 1036 के लेवल्स पर यह शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ और स्ट्रॉन्ग मूवर्स अगर देखें निफ्टी 51 से, तो LIC हाउसिंग पूरे फाइनेंशियल स्पेस में, स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में रिज्यूम हुई है। LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये सभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारत फूड्स, ये कुछ और मूवर्स हैं निफ्टी 51 से। मिड कैप में भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन था रजत आज। बिल्कुल, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देखिए आज फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स ये बस कर रहे थे मार्केट पर, कंप्लीटली ग्रिप जो बनी है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे ही बनी है। बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद 10% चढ़ गया, इंडियन बैंक पे 7% का इजाफा आज के सत्र में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली 7% के आसपास तेजी शो कर ही रहा है। एक और स्ट्रक्चर है जुबिलेंट लाइफ, जो पिछले सत्र में चढ़ा, वो इस सत्र में इस हफ्ते पूरे ही हफ्ते में काफी स्ट्रांगली तेजी पकड़ता हुआ नजर आ। नतीजों के बाद से देख रहे हैं कि जुबिलेंट लाइफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। LIC हाउसिंग का जिक्र आप कर चुके हैं, और जो आज PSU बास्केट थी उसमें हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसा शेयर जो कंप्लीटली मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, और JK टायर एक माइनर पुल बैक। लेकिन आज जो PSU बैंकिंग बास्केट है, चाहे आप OBC लें, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सभी में आज तेजी देखने को मिली। जी, कुछ छोटे स्टॉक्स जो कि मजबूत रहे हैं आज के सेशन में, उसमें आप देखिए एटलांटा 13.5% ऊपर, साथ ही फेडरल मोगल 13% का इजाफा यहाँ भी। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 8% की मजबूती यहाँ भी देखी जा रही है। तेलवर का फिटनेस 7.5% का उछाल है। जो स्टॉक्स नहीं चले हैं बड़े शेयरों में, उनको आप देखिए तो जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, BPCL 3% नीचे रहा आज। सिप्ला के नंबर्स आने हैं, सिप्ला में भी करीब 2% की कमजोरी देखी जा रही है। IT पॉकेट से टेक महिंद्रा ने आज अच्छा रुझान नहीं दिखाया, यहाँ भी 2% की वीकनेस, 490 का लेवल। आइडिया सेल्यूलर, इन्फोसिस, सन फार्मा इनफैक्ट नंबर्स अगर देखें तो एबिटा और मुनाफा ट्रेंड पर अच्छा है, लेकिन स्टॉक नीचे है। मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं और निफ्टी अच्छी स्ट्रेंथ लेकर क्लोज हुआ है, 65 अंक की बढ़त लेकर 8657 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 250 अंकों की मजबूती दिखी, लेकिन परफॉर्मर्स रहे आज मेटल स्टॉक्स, परफॉर्मर रहे आज ऑटो शेयर्स। टाटा मोटर्स ने जिस स्ट्रेंथ को लीड किया, 2.5% ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग के क्रेडिट को नहीं भूला जा सकता, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर 7% का जोरदार मूव
देखा गया और उसी स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक क्लोज भी हुआ है। आज रिबाउंड लिया वापस सीमेंट स्टॉक्स ने। बीते 2 दिनों में जो सीमेंट स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़े थे इस पॉकेट को लेकर, लेकिन आज वापस अपट्रेंड रिज्यूम किया। एसीसी 2% की बढ़त लेकर क्लोज हुआ और साथ ही आज पूरे ही सीमेंट पॉकेट में वापस से खरीदारी आते हुए दिखी। जो पॉकेट्स नहीं चली, आप देखिए आज डिफेंसिव में बहुत ज्यादा गेन नहीं देखे गए, स्पेशली फार्मा और आईटी स्टॉक्स को देखेंगे। सन फार्मा डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ऑन एबिटा एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट स्टॉक नहीं चला, 1.5% गिरकर बंद हुआ। सिप्ला में 2% की कमजोरी रही आज के सेशन में। औरोबिंदो फार्मा में भी वीकनेस देखी गई। वॉकहार्ड में भी 6% के आसपास की कमजोरी आज के सेशन में दिखी और वही रुझान आईटी स्टॉक्स में भी था। ये वो शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर जो सुबह हर रोज हम 7:30 बजे के शो में बताते हैं। 50 ट्रेडिंग आइडियाज, इन सभी शेयरों के टारगेट्स हिट हुए। प्राइम फोकस ने अपने टारगेट को अचीव किया। धनलक्ष्मी बैंक में बाय कॉल दी गई थी, यहाँ भी टारगेट हिट होते हुए दिखे। एबी नुवो में सेल कॉल दी गई थी, ये तो अपने टारगेट के काफी बियॉन्ड गया और ज्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स को या तो अचीव किया या फिर अपने टारगेट्स के बेहद नजदीक पहुंचे।